नमस्कार। संस्कृत में छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक है, यो वै भूमा तदमृतमथ यद अल्पम तन्मर्त्यम, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा का मतलब है कि विशद, विराट, अनंत। तो जो अनंत है उसी में अमृत है, जो अल्प है, जो क्षुद्र है, उसी में मृत्यु है। यो वै भूमा, जो विराट है उसी में सुख है। जो क्षुद्रता है, जो अल्प है, जो सीमित है, उसमें कभी सुख नहीं है। मित्रों, जैसा विदेशों में परंपरा रही है कि हम हर जो ज्ञान का क्षेत्र है उसको काट काट कर देखते रहे हैं, कि जैसे फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथमेटिक्स अलग है, जूलॉजी अलग है, फिलॉसफी अलग है। इंडिया में ऐसा नहीं रहा है। इंडिया में हमेशा एक होलिस्टिक व्यू नॉलेज का लिया है हमने। इस एक कथा है कि एक राजा थे, उनको अशांति थी, बहुत कष्ट हुआ, तो वो अपने गुरु के पास गए कि महाराज मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास मन की शांति नहीं है। तो गुरु ने कहा कि नहीं, ये तो आसान है, तुम्हारे पास धन है, जाओ मंदिर बनाओ और उसमें अपने इष्ट देवता की स्थापना करो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो उसने पूछा कि गुरु महाराज जी, हम मंदिर कैसे बनाएं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको मंदिर बनाने की स्थापत्य कला नहीं सिखा सकता हूं जब तक तुम मूर्ति कला बनाने की विद्या नहीं सीखते हो। तो वो गया किसी मूर्तिकार के पास, जो वो विद्या सीखने के लिए। तो उसने मूर्तिकार जो गुरु है, उसने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुमको मूर्ति बनाना तब तक नहीं सिखा सकता हूँ जब तक तुम पेंटिंग नहीं सीख सकते हो। वो पेंटिंग सीखने गया, चित्रकला सीखने गया, तो उसको फिर कहा कि नहीं, चित्रकला तुम तब तक सीख नहीं सकते हो जब तक तुम्हें नृत्य नहीं आता हो, और ऐसे ही नृत्य तुम तब तक नहीं सीख सकते हो जब तक तुम्हें गान का बोध नहीं हो, और गान का बोध तब तक नहीं होगा जब तक आपको छंद का ज्ञान नहीं हो, और छंद का ज्ञान के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए, और उसके लिए आपके जो शरीर है वो पुष्ट हो, आपका मन में ध्यान एकाग्र हो, उसके लिए आपको आयुर्वेद भी चाहिए, योग भी चाहिए। तो भारत में जो ज्ञान की परंपरा रही है वो कम होल वाली रही है, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट की रही है। हमने अनफॉर्चुनेटली शायद वेस्टर्न प्रभाव में आकर के हमने उसको तोड़ तोड़ के, काट काट के, खंड खंड में देखना और सीखना, पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस का भी महानिदेशक हूँ। उस हिसाब से हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर के सभी देशों के साथ हम सांस्कृतिक संबंध बढ़ाएं। और मुझे सबसे पहले बड़ी चुनौती आती है कि हम संस्कृति को भी एक शून्य में देखते हैं। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी एजेंसीज हैं वो कल्चर को खाली एक हम एक्सपेंडिचर आइटम के रूप में देखते हैं। कि हम ऐसे से हमारे पास 250 करोड़ रुपया है और सारे जो कलाकार हैं वो हमको हर रोज तंग करते हैं कि हमको ग्रांट चाहिए। जो कल्चर मिनिस्ट्री है वो भी खाली यही सोचती है कि ये सब तो खाली ग्रांट लेने के लिए है। हमने संस्कृति का जो महत्तर पक्ष है उसको कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सौरभ जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और इस विश्वविद्यालय के विद्वान उपकुलपति जी को धन्यवाद देता हूं कि शायद उन्होंने पहली बार संस्कृति और अर्थ, कल्चर, इकोनॉमी को एक ही वाक्य में रखा है। सच तो यह है कि जिस तरीके से संस्कृति ने भारत की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, कि और संस्कृति को हम अगर व्यापक देखें तो उसमें यात्रा भी है, उसमें स्थापत्य कला भी है, उसमें मूर्ति कला भी है, उसमें भोजन भी है, और जो यात्राएं होती हैं, हमारा वेशभूषा बदलता है, तो वो सब हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। वो खाली डांस को अलग करके देखते हैं तो उसका कोई अच्छा नहीं निकलता है, तो उससे हमको क्या लेना देना। जो खाली मूर्ति बनाना है, उस खाली पेंटिंग को हम देखते हैं तो उसका हम अर्थ नहीं निकाल पाते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला जो हमारे लिए दायित्व है वो हम की संस्कृति को एक इंटीग्रेटेड होल के अंग के रूप में देखें, जिसमें कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ? और दूसरा है कि हमने चूंकि अगेन उसी कंपार्टमेंटलाइज विजन के चलते हमने कभी भी एक विशद उसका अनुमान नहीं किया कि हमारे पास संपत्ति कितनी है। तो जो हम अयोध्या की ही कल्चरल रिचनेस की बात करें तो मुझे नहीं लगता, या मैं बनारस का रहने वाला हूँ और सारनाथ, तो अगर बनारस और सारनाथ की ही जो हेरिटेज है उसी को हम पूरी तरह से मैपिंग करें तो उसी में एक सर्किट बनेगा। बनारस में एक सर्किट बनेगा, अयोध्या में और बोध गया में और कुशीनगर में उसमें एक सर्किट बनेगा। और तो मुझे पहले से लगता है कि सबसे पहली आवश्यकता है कि हम जो कल्चरल और वेस्टर्न में एक फील्ड है, एक तरह आता है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। तो जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर को एक समग्र रूप में देखती हैं और उसका जो आर्थिक पक्ष है, उसका जो तकनीकी पक्ष है, उन सबको समावेशित करके हम एक अपना एक डाटा बेस तो कंप्लीट तैयार करें। और दूसरा ये है कि हम हर क्षेत्र में जो संस्कृति से संबंधित है उसमें जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको भी हम पहचानें और इनको नोटिफाई करें, और उसमें जो बॉटलनेक्स आ सकते हैं, किस तरह के सॉल्यूशंस आ सकते हैं, उनको भी एक मैपिंग चाहिए। बिना हम जब तक समस्या का पूरा आकलन नहीं करते हैं उसका समाधान भी शायद संभव नहीं होता। दूसरा ये है कि अगर हम कल्चर के पूरी मतलब समग्र रूप से विकास की बात करते हैं, एक आर्थिक पहलू को भी ध्यान में रखते हुए, तो गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। उसमें एक कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट और फेयर अकाउंटेबल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर के लोग और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग दोनों ही काम कर सकें। तीसरा ये है कि जो पब्लिक एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, कल्चर के बारे में उस पर कितनी कम चर्चा होती है। तो जो पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन है वो भी कल्चर के प्रति होना चाहिए। आप कहीं और तारीख आप तो कनाडा में है, वहाँ देखिए कि किसी भी म्यूजियम में, किसी भी बड़े कल्चरल इंस्टीट्यूशन में उसका साल भर पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन का कैंपेन चलता रहता है। जो म्यूजियम का डायरेक्टर है वो खाली बैठ के कुर्सी पे ऑर्डर नहीं देता है। वो सब जाते हैं और हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में अपना प्रेजेंटेशन करते हैं। हम तो इंडिया में तो नहीं देखा है कि नेशनल म्यूजियम का डायरेक्टर हो वो बाहर जाए और बच्चों को सिखाए कि क्यों नेशनल म्यूजियम उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी ज़िंदगी से क्यों जुड़ा है। तो एजुकेशन का, कल्चर के बारे में एजुकेशन, और ये एजुकेशन हम जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही महत्वपूर्ण होगा। कि अगर हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अपने हेरिटेज का महत्व समझाएंगे, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में वो कितना महत्वपूर्ण है, वो हम जितनी जल्दी शुरू करेंगे, प्राइमरी स्कूल के बच्चों से शुरू करेंगे, उसकी आवश्यकता है। तीसरा ये है कि कल्चर में हमको एक पूल डेवलप करना पड़ेगा जो कि पैशन से काम करते हैं। जैसा तारिक साहब हैं तो बता रहे थे कि वो हमारे लिए आदत नहीं है, हमारे लिए एडिक्शन है। जो सीखने का, जो जानने का जो पैशन है वो होना चाहिए। तो और ये खाना पूरी से नहीं चलता है। और जो बात हुई है कि कल्चरल एक्सपीरियंस की, तो कल्चरल एक्सपीरियंस या जो कल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत पर्सनल है। वो सामान बेचने वाले जैसे नहीं है कि आप कहीं से ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। इसमें जो ह्यूमन डायमेंशन इन्वॉल्व है वो हर व्यक्ति के ऊपर छाप छोड़ता है। और उसमें अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पे आकर के आतिथ्य में या उसका जो एक्सपीरियंस नेगेटिव रहता है तो वो कई सालों तक भी ज़िंदगी भर वो नेगेटिव चलता है। कहते हैं कि चलाओ संभल कर तेगे जुबां को, जुबां के जख्म का मरहम नहीं है। तो भारत में जो भी मेहमान आता है, चाहे दर्शन के लिए आता है या टूरिज्म के लिए आता है या किसी पर्पज़ के लिए आता है, तो उसके प्रति हमारा दायित्व है। हम अतिथि देवो भव
केवल कह के और आरती चलाने से और अगरबत्ती चलाने से काम नहीं चलता। हमें उसके पक्ष से देखना पड़ेगा कि उसकी सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके सम्मान के लिए हम क्या कर सकते हैं। और तीसरा जो पहलू है जो इंडिया और नेपाल के पक्ष में है, तो मित्रों मुझे बहुत सौभाग्य था कि मैं नेपाल में राजदूतावास में 1996 से 1999 तक पोस्टेड था। मैं प्रथम सचिव था और उसके बाद 2011 से 2013 तक मैं दिल्ली से नेपाल और भूटान का काम देखता था। तो मैं नेपाल से जिस तरीके से प्यार करता हूँ वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं नेपाली मात्रे में बन सकती हूँ। और मेरा सौभाग्य था कि मुझे जनकपुर भी कई बार जाने का मौका मिला था। तो वो जिन संबंधों की चर्चा मेरे नेपाली मित्रों ने की वो मैं हृदय से महसूस करता हूँ कि जो आत्मीयता भारतीयों को नेपाल में मिलती है वो मैं दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में खुद में काम कर चुका हूँ। उस तरह का आतिथ्य, उस तरह का स्वतः स्नेह मुझे और कहीं नहीं मिला है। तो मैं समझता हूँ कि नेपाल और भारत के संबंधों में संस्कृत की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि वही हमारा आदिकाल से संबंध चला आ रहा है। और वो जब भी जो कुछ भी ऊपर नीचे होता है उसमें हमको जो सेलिब्रिटी मिलती है वो कल्चर से। और इस फील्ड में इंडिया और नेपाल दोनों ही बहुत यंग यूथफुल कंट्रीज हैं। कि तो हम जो कल्चर की भी बात करते हैं तो उसमें हमको प्राइमेसी यूथ की देनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि नेपाल में और इंडिया में भी यूथ बहुत एस्पिरेशनल है और यूथ बहुत हाईटेक है, टेक सेवी है, बहुत क्रिएटिव है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया और नेपाल की जो कल्चरल यूनिकनेस है, जो कॉमनलिटीज़ भी काफ़ी हैं लेकिन हर दोनों कंट्रीज़ का अलग अलग विविधता है, उनको हम बेस बना करके प्रोबेबली हम ज्वाइंट प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, कल्चरल प्रोडक्ट्स, चाहे डांस हो या एनिमेशन हो या म्यूज़िक वीडियोस हो या फोकलोर बेस्ड प्रोग्राम्स हो या नाटक हो, कहानी हो। हम ज्वाइंटली प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं कि नेपाली मित्रों के लिए बहुत बड़ा मार्केट इंडिया का कल्चर का मिले। और ICCR मित्रों हमेशा आपके सुझावों का स्वागत करेगा। अगर आपसे किसी के पास कोई सुझाव हो कि हम अपना जो इंडिया के कल्चर के संवर्धन का जो दायित्व है उसको और अच्छी तरह से कैसे निभा सकें, तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।